This is an ABP Life podcast. 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए और अभी सरकार की शपथ ग्रहण के 1 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं। यूपी में भाजपा के अंदर घमासान जारी है और अब यूपी के छींटे बिहार में भी पहुंच रहे हैं। जिन वरिष्ठ नेता को भाजपा ने इस बार टिकट नहीं दिया था, अश्विनी चौबे को, उन्होंने कल 2 बड़े बयान दिए। पहली बात तो जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो उन्होंने उसमें कह दिया कि भाजपा को आयातित नेता नहीं चाहिए, यानी उनका सीधा निशाना सम्राट चौधरी पर था। खबरें हैं कि सम्राट चौधरी बीच मीटिंग से उठकर भी चले गए। उसके अलावा उन्होंने एक बयान ये भी दे दिया कि भाजपा को खुद अपने नेतृत्व में अगला 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा 3 हारे हुए सांसद उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। क्या हो रहा है बिहार भाजपा में, इस पर मैं बात करूंगा व्यालोक वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद व्यालोक जी। क्या हो रहा है भाजपा में? पहले यूपी में सिर्फ फुटअव्वल हुआ और अब बिहार की हालत तो बहुत ही खराब बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो नहीं लगता, लेकिन अगर इसको अंदर से देखा जाए और खास करके कल जो समीक्षा बैठक 1 महीने बाद हुई है, विनोद तावड़े जो प्रभारी है वो आए थे और आपने सारा डिटेल जो है लगभग बता दिया है। अश्विनी चौबे के बयान में एक बयान और आप जोड़ लीजिए, संजय पासवान जो काफी बुद्धिजीवी नेता माने जाते हैं, बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद रहे हैं, उनका भी ये कहना था और स्पष्ट कहना था कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा 0 पर आउट हो जाती। अब ये 0 पर आउट होती, क्या होता, ये उनका अपना आकलन है कैसे है नहीं है भगवान जाने, लेकिन ये बात तो तय है कि जहां अश्विनी चौबे की चिंताएं हैं वो वाजिब है। अश्विनी चौबे की चिंता अगर ये कहना कि भाजपा को अब अकेले दम पर आना चाहिए, ये एक लंबी डिमांड बिहार भाजपा की रही है। और हम लोगों ने पहले भी ये बात की थी कि अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हो, भाजपा के स्थानीय लोगों को यह मंजूर नहीं है। लेकिन अब इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि भाजपा के गठबंधन से इस बार अगर ज्यादा किसी को फायदा हुआ लोकसभा चुनाव में तो यह फायदा नीतीश कुमार को ही हुआ, क्योंकि वो 16 में 12 सीटें जीत गए। अब आज और कल की जो उनकी बैठक होने वाली है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें इस बात पर भी वो विश्लेषण करने जा रहे हैं कि हमारे वोटर्स जो है वो इतने एकजुट कैसे रह गए लोकसभा चुनाव में, ताकि उसी आधार पे हम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो ये एक चिंता का विषय है। हम लोगों ने शुरू से ये माना कि बीजेपी का बिहार में अपने दम पर सत्ता आने की राह में जो सबसे बड़े रोड़े हैं, हर्डल है, वो खुद नीतीश कुमार है। और इस बार का जो गठबंधन हुआ बीजेपी और जेडीयू का, ये बड़ा मजबूरी का गठबंधन था। बड़ा मजबूरी का गठबंधन कहने का अर्थ ये था कि तेजस्वी यादव मतलब राजद और जदयू की सरकार रहते हुए नीतीश कुमार ने जो 2-3 फैसले लिए थे, खास करके कास्ट सर्वे वाला और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने वाला, इससे भाजपा कहीं ना कहीं भयभीत थी बिहार में। हालांकि हुआ उल्टा, उत्तर प्रदेश में उसको ज्यादा नुकसान हुआ अन्य कारणों से। बिहार में फिर भी वो नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन शुरुआत में बीजेपी को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, कास्ट सर्वे और रिजर्वेशन बढ़ाने का इशू। इस डर की वजह से इन्होंने वो गठबंधन किया और उस गठबंधन का सर्वाधिक फायदा नीतीश कुमार ले गए। तो ये स्थिति अश्विनी चौबे हो या संजय पासवान हो या बीजेपी के बाकी स्थानीय नेता हो, उनको ये लग रहा है कि क्या हम फिर से 2005 वाली स्थिति में जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार जो है मजबूत बनकर आ जाएंगे और हम लोग इनके पिछलग्गू बनकर रहेंगे, जबकि पूरे देश में, उड़ीसा में और बाकी जगहों पे आप सरकार बना रहे हैं, दक्षिण में आपका प्रदर्शन सुधर रहा है। तो ये चिंता वाजिब है और उस चिंता का एक्सप्रेशन होना भी अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल मैसेज है वो लेकर आ रहा है।
उसको भी डिकोड किए जाने की जरूरत है। लेकिन बिहार भाजपा में एक बात कही जाती है, अंदर खाने तो बहुत समय से, और अब ये सामने दिख रहा है कि जितने नेता हैं उतने खेमे हैं जी। सम्राट चौधरी बाहर से आए हैं, कई दलों से घूम घाम कर आए हैं, कुछ नेता जो हैं पुराने हैं, कैडर वाले हैं, जाति के आधार पर भी खेमे बने हुए हैं। बिल्कुल। तो बिहार भाजपा कैसे एकजुट होकर लड़ेगी? देखिए, बिहार में बीजेपी जो है वो आकर फंस जाती है बार बार, और इसलिए फंस जाती है कि जो कास्ट का इक्वेशन है और कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, वो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश या बाकी के नॉर्थ इंडियन स्टेट से सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर कहीं है तो बिहार में है, और इस वजह से भाजपा को यहाँ फंसना पड़ता है। आप याद करिए, मंगल पांडे से अगर आप शुरू करेंगे सुशील मोदी के बाद, तो मंगल पांडे के बाद नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, और अब क्या नाम है, सम्राट चौधरी। तो उन्होंने हर उस इक्वेशन को साधने की कोशिश की जाति के आधार पे, लेकिन जो हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू यूनिटी के नाम पे जो वोट बाकी जगहों पे भाजपा को मिल जाती है, वो वोट यहाँ नहीं मिल पाता। ये इस चुनाव में भी देखने को मिला है, क्योंकि आपने कुशवाहा, मतलब आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन आपने कुशवाहा जाति के एक व्यक्ति को न सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष बनाया, बल्कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया। बावजूद इसके आरजेडी ने सर्वाधिक कैंडिडेट जो है कुशवाहा जाति के दे दिए। अब वहां पर ये चीज जो है थोड़ा सा एक क्लैश हुआ, तो अपेक्षाकृत जो आप सोच कर चल रहे थे वो रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो ये जो कास्ट, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने उसी प्रूवन और टेस्टेड स्ट्रीम धारा पे रहना चाहिए, आइडियोलॉजी पे रहना चाहिए कि हम अगर हिंदू यूनिटी की बात करते हैं, हम सनातन की अगर बात करते हैं, हम बहुसंख्यकवाद की अगर बात करते हैं, तो हम उसी पर टिके रहे। इसका फायदा भाजपा को पिछले 2-3 चुनाव में हुआ है, माफ कीजिए 2 लोकसभा चुनाव में हुआ है। लेकिन जी दयालोक जी, भाजपा के बारे में ये भी तो कहा जा रहा है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया। खैर, उस पर अलग बातचीत होनी चाहिए कि किसने किसको हरवाया या नहीं। थोड़ी बात गठबंधन के साझेदार नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, आपने बताया ही, और पहले केवल उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले एक दिन में मीटिंग करने वाले थे पदाधिकारियों के साथ, अब थोड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से भी मिलेंगे। कहीं फिर से महत्वाकांक्षा उबाल तो नहीं मार रही है, या केवल अध्यक्ष नया घोषित करेंगे, या अब वो कमान अगली पीढ़ी को देना चाह रहे हैं और भाजपा के साथ उनके ऐसे ही सहज स्वाभाविक संबंध 2025 तक भी बने रहेंगे? देखिए, संबंध बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसका फैसला 2025 चुनाव के 2-3-4 महीने पहले ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को भी जो है शॉक ट्रीटमेंट देने की जो है एक आदत पड़ गई है, जो मतलब बहुत विचार करके पहले से नहीं देते, वो अचानक देते हैं कि अचानक कोई फैसला ले लिया। तो इसलिए ये सहज संबंध बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये 2025 चुनाव के 2-4 महीने पहले देखने को मिलेगा। फिलहाल जो देखने को मिल सकता है, वो तीनों बातें जो आपने कही, वो मुझे लगता है तीनों की स्थिति बन रही है। तीनों की स्थिति बनने का अर्थ है कि अब वो नई पीढ़ी भी चाहते हैं, नया जनरेशन सेकेंड लाइन लीडरशिप भी चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि मेरा कोई उत्तराधिकारी अब आ जाए। उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो किस पर भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं, क्या वो अपने पुत्र को राजनीति में लाने जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं भी बीच में हुई। तो ये सारी बातें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि खुद नीतीश जी को भी ये भरोसा शायद नहीं हो पा रहा है कि आखिर हम 16 में से 12 सीटें कैसे जीत गए। हालांकि हम लोगों ने इसको डिकोड किया था कि उनकी जो आधी आबादी की पॉलिटिक्स है वो इंटैक्ट है, और मुझे लगता है कि जो इस बार नौकरियां उन्होंने बांटी है, वो टीचर्स, वो नर्सेज, वो जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने बड़ी लॉयल्टी दिखाई है। इसके लिए मतलब नीतीश कुमार को थैंकफुल होना चाहिए अपने उन महिला वोटरों के लिए। तो मुझे लगता है कि उस वोट बैंक को, उस वोटिंग पैटर्न को और
मैक्रो लेवल पर जाकर समझने की और समझाने की जरूरत नीतीश कुमार को समझ में आ रही है, और ये समझ में आ रहा है कि इसी फॉर्मूले को हमको अगले विधानसभा चुनाव में अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तभी हम बड़े भाई की भूमिका में रह पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से लोग बीजेपी, स्थानीय बीजेपी में अभी से स्वर उठने लगे हैं कि अब भाजपा को अकेले दम पर आना चाहिए, ये आवाज और तेज होगी। और हो सकता है कि शुरुआत में तो भले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कह दिया कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव आते आते यह बात भी होने लगे कि नहीं, भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पहले भाजपा अपने घर को दुरुस्त कर ले और आपसी सिरफुटौल से निपट ले। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.